मिल जाता, लेकिन हमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने गांधी के ऊपर विश्वास किया, नेहरू के ऊपर विश्वास किया, और गांधी और नेहरू ने हमारे पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, हमारे साथ विश्वासघात करने का काम किया, और इसकी वजह से हमको नहीं मिला। इसीलिए हम लोग कहते हैं गांधी हमारे राष्ट्रपिता नहीं, इसलिए हम लोग कहते हैं गांधी हमारे राष्ट्रपिता नहीं हो सकते। हमारे राष्ट्रपिता तो ज्योतिबा फूले हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस देश में आज़ादी की लड़ाई हमारी शुरू किया, वो हमारे राष्ट्रपिता हैं। और जब संविधान सभा में हम लोगों के लोग नहीं गए, तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, जिसे ओबीसी के लोग शेड्यूल कास्ट का नेता मानते हैं, जिसे ओबीसी के लोग कहते हैं चमारों के नेता हैं, उन्होंने पिछड़े वर्ग की बात को संविधान सभा में रखने का काम किया। आर्टिकल 340 लिखने का काम बाबा साहब अंबेडकर ने ओबीसी के लिए संविधान सभा में किया, लेकिन ओबीसी के लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण इनको कहते हैं अरे वो तो चमारों के नेता है ना, तुम्हारे क्या लगते हैं डॉक्टर अंबेडकर, तो चमार होते हैं। गलती से कोई ओबीसी का आदमी अगर जय भीम बोल देता है तो पंडित देखता रहता है, अरे ये ओबीसी होके जय भीम बोल रहा है तो बड़ा गलत हो रहा है। अगर ओबीसी के लोग जय भीम बोलने लगे फिर तो ब्राह्मणों का बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। तो ओबीसी होकर के जय भीम कैसे बोल रहा, तो कान में आता है, फिर बोलता है चमार हो गए क्या, तो सुनता है अरे जय भीम बोलने चमार हो जाते हैं, तो नीचे जा रहे हम तो चमारों के ऊपर है, तो हमको चमारों के लेवल में खड़ा कर दे रहा है ब्राह्मण जय भीम बोलने से। दूसरे दिन से बोलना ही बंद कर देता है। अगर बहुत समझ में आ गया वो बंद नहीं करता है, तो उसके मोहल्ले में ब्राह्मण प्रचार कर देता है, अरे वो तो चमार हो गया, चमारों के यहाँ उठता है, चमारों के यहाँ बैठता है, चमारों के यहाँ खाता है, चमार हो गया है। तो उसके ही बिरादरी के लोग, उसके ही समाज के लोग उसको कहते हैं तो चमार हो गया है, उससे ही कट जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी साजिश है, हमारे लोगों को पता नहीं है ये साजिश कितनी बड़ी साजिश है। तो पिछड़े वर्ग के लोगों की लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में लड़ी, और बहुत मेहनत करके आर्टिकल 340 बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान में लिखने में कामयाब हुई। आर्टिकल 340 में लिखा है कि सरकार का गठन होते ही सरकार ओबीसी के लिए आयोग का गठन करेगी, और आयोग जो सिफारिश देगा उसको सरकार लागू कर सकती है, ये लिखा। नेहरू की सरकार बन गई, नेहरू को भी हमारे लोग बहुत बड़ा बड़ा नेता मानते हैं, सरकार बन गई। अब ओबीसी के लोगों की एक समस्या, उनको लगता है डॉक्टर अंबेडकर तो हमसे नीची जाति का आदमी है, उसको कैसे नेता माने। कोई ऊपर वाले को नेता मानना पड़ता है ना, तो ऊपर वाला या तो ब्राह्मण को मानो या तो बनिया को मानो, तो बड़े को नेता मानना चाहते हैं। उनको लगता है अरे नीची जाति के नहीं है, हम लोगों के पुरखे पूर्वज एक थे, ब्राह्मणों ने हमको तोड़ा है, ब्राह्मणों ने हमको लड़ाया है, ब्राह्मणों ने किसी को नीच घोषित किया, किसी को अछूत घोषित किया, किसी को शूद्र घोषित किया, और ब्राह्मण तो सबकी पिटाई कर रहे हैं। जिसको 10 जूता पड़ रहा है वो ब्राह्मण की तरफ ऐसे नहीं देखता 10 जूता ब्राह्मण क्यों मार रहा है, 1 जूता हम भी वापस कर दें। वो अपने नीचे देखता है, मुझे तो 10 ही पड़ रहा है, मेरे नीचे तो वाले को तो 20 पड़ रहा है। 20 वाला भी ऊपर नहीं देखता कि कौन मार रहा है उसको वापस करे, वो भी नीचे देखता है, अरे मुझे तो 20 ही पड़ रहा है, नीचे वाले को तो 30 पड़ रहा है। 30 वाला ऊपर नहीं देखता, वो भी नीचे देखता है, मेरे से नीचे वाले तो 40 पड़ रहा है। तो इसलिए हम लोग ऐसा सोचते हैं, नहीं अब डॉक्टर अंबेडकर को कैसे नेता माना। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी, नेहरू को हमने नेता माना, नेहरू आयोग नहीं बना रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। आज बहुत बड़े बड़े ओबीसी के नेता हैं, कह दो इस्तीफा दे दे, ओबीसी की गिनती नहीं हो रही, देगा कोई। अरे एमपी एमएलए इस्तीफा नहीं देते, मिनिस्टर का तो छोड़ दो, एमपी एमएलए नहीं देते। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पिछड़े वर्ग के लिए आयोग बने, इसके लिए इस्तीफा देने का काम किया, मगर ये बात ओबीसी के लोगों को पता ही नहीं है। और जब पता नहीं है तो नेता कैसे मानेंगे। तो उनको तो शेड्यूल कास्ट के लोग भी जब जयंती मनाते हैं, हम दलितों के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर, तो ओबीसी के लोग भी सुनते हैं, कहते हैं हाँ इन्हीं के मसीहा हैं, अपना क्या लेना देना, अपना कुछ लेना देना इनसे। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने इस लड़ाई को लड़ा, और आयोग नेहरू को मजबूर होकर के बनाना पड़ा। आयोग तो बना, लेकिन आयोग को नेहरू ने लागू नहीं किया। जो काका कालेलकर आयोग, एक भी इसमें भी बहुत आश्चर्यजनक बात है, आयोग बन रहा हमारे लिए, ओबीसी के लिए, और आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया नेहरू ने, काका कालेलकर नाम के ब्राह्मण को आयोग का अध्यक्ष बनाया। उसको कोई ओबीसी का आदमी मिला ही नहीं जिसको अध्यक्ष बनाता है, तो काका कालेलकर को बनाया। और काका कालेलकर ने जब रिपोर्ट दिया तो नेहरू ने काका कालेलकर को बहुत डांटा,
चूंकि उसमें जो और लोग थे, ओबीसी के लोग मेंबर थे, तो उन्होंने काका कालेलकर के ऊपर दबाव बना करके और बाबा साहब अंबेडकर से संपर्क करके सलाह सुझाव लेकर के बहुत सारी ओबीसी के हित की बातें काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट में डलवाने में सफल हो गए थे, जो ओबीसी के लोग थे उसमें। तो नेहरू ने जब रिपोर्ट पढ़ा, अरे ये तो टोटल का टोटल ओबीसी के फायदे की बात है, ये कैसे लागू किया जा सकता है? इससे तो जो हम ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं देश पर, वो तो होगा नहीं। अगर ओबीसी को संख्या के अनुपात में भागीदारी मिल जाए तो ब्राह्मणों का वर्चस्व कैसे स्थापित होगा? ओबीसी को कुछ नहीं मिला फिर भी लाठी के दम पर लड़ाई लड़ लेता है, अगर कुछ मिल जाए तब तो बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी ना देश में। तो उन्होंने सोचा कि ये तो लागू नहीं करना है, तो नेहरू ने लागू नहीं किया, उसको रद्दी की टोकरी में डालने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया। एक लंबी लड़ाई चली, मंडल कमीशन बना, और जब मंडल कमीशन बना तो मंडल कमीशन के लिए भी लंबी लड़ाई लड़ी गई। और जब मंडल की लड़ाई चल रही थी तो ब्राह्मणों ने सोचा कि ये तो ओबीसी के लोगों के अंदर कालेलकर कमीशन, मंडल कमीशन, ऐसी लड़ाइयाँ चल रही हैं और ये लोग जागृत हो रहे हैं, अगर इनको कोई दूसरा काम नहीं दिया गया तो ये तो अपने लिए ही लड़ेंगे। और कालेलकर की लड़ाई लड़ना, मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ना, इसका मतलब ये हो गया ब्राह्मणों के विरोध में लड़ाई लड़ना। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा हिस्सा ब्राह्मणों ने खाया है, लेकिन ब्राह्मणों को पता है कि उसका हमारा हिस्सा उसने खाया है। क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, एक कहावत है, जो चोर चोरी किया होता है, चोर चोरी जो किया होता है वो सतर्क रहता है, वो देखता रहता कहां से कोई हमारी पोल तो नहीं खुल रही है, कहीं से कोई सबूत तो हाथ नहीं लग रहा। तो ब्राह्मणों ने सोचा अगर ये लोग मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ेंगे तो ये तो हमारे विरोध में जाए और ये अपना हक अधिकार ले लेंगे, और इनके हक अधिकार पर हमने कब्जा किया है तो वो हक अधिकार इन्हें जाएगा तो हमारा ही नुकसान होगा, ब्राह्मणों का नुकसान होगा। इसलिए ब्राह्मणों ने सोचा इनकी लड़ाई को डाइवर्ट किया जाए, लड़ाई को दूसरी तरफ मोड़ा जाए, इनको दूसरी तरफ लड़ाई लड़ने के काम पर लगाया जाए, दूसरा मोर्चा इनके लिए खोला जाए। तो ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को समझाने का काम किया, अरे हम तो राम का बहुत बड़ा मंदिर, जहां राम पैदा हुए थे अयोध्या में बाबरी मस्जिद में, वहां बनाना चाहते हैं। अब वहां मूर्ति रखने का काम ब्राह्मणों ने करवाया। राम का कुछ था नहीं, वहां छोटी सी मूर्ति ले जा करके, और वो भी कांग्रेस के ब्राह्मणों ने, क्योंकि अभी हमारे लोगों की ऐसी मानसिकता बन रही, नहीं केवल भाजपा वाले ही सारा गड़बड़ कर रहे हैं। ये भाजपा और कांग्रेस दोनों ब्राह्मणों की पार्टियां हैं, ये दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही हैं। तो मूर्ति रखने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया, ताला खोलने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया, और बचा खुचा जो बाबरी मस्जिद ढहाने का काम था वो भाजपा के लोगों को दे दिया कि ये बदनामी थोड़ा तुम ले लो, बाकी तो हमने कर दिया है। तो वहां मूर्ति रखवाया और ये अभियान चलाया गया ओबीसी के लोगों में, आरएसएस बीजेपी के द्वारा, कि हम तो तुम्हारे राम का मंदिर, जहां राम पैदा हुए हैं बाबरी मस्जिद में, वहां बनवाना चाहते हैं, लेकिन ये मुसलमान तो बनने नहीं दे रहे हैं राम मंदिर। मुसलमानों से लड़ना पड़ेगा, अगर राम मंदिर बनाना है तो मुसलमानों से लड़ना पड़ेगा। तो ओबीसी के लोग रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे वाली लड़ाई जो आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली, उस लड़ाई में ओबीसी के लोग शामिल हो गए। और जो मंडल की लड़ाई थी, वो मंडल बड़ी मेहनत से लोगों ने लड़ करके उसको लागू तो करवाया, लेकिन लागू कितना हुआ? केवल एक सिफारिश 90 में बीपी सिंह ने केवल एक सिफारिश लागू किया। बीपी सिंह को हमारे ओबीसी के लोग कहते हैं ना कि ठाकुर होकर के मंडल लागू किया, मसीहा है हमारा। मसीहा नहीं है, केवल एक सिफारिश लागू किया। मसीहा होता तो मंडल की सारी सिफारिश से लागू करता है। अगर सारी लागू नहीं किया, केवल एक लागू किया, तो सरकार बचाने के लिए लागू किया, क्योंकि बीपी सिंह की सरकार, क्योंकि जब काशीराम जी ने देवीलाल और बीपी सिंह का झगड़ा लगाया और देवीलाल जी को काशीराम जी ने कहा कि ताऊ आपको तो हम लोग लीडर समझते हैं, लेकिन ये बीपी सिंह तो आपको लैडर बना के ऊपर चढ़ गया, सीढ़ी बना के आपको ऊपर चढ़ गया। तो ताऊ को गुस्सा आया, ताऊ ने रैली बुलाई। रैली बुलाई तो रामविलास पासवान, शरद यादव और दूसरे जो नेता थे उन्होंने कहा हम जाएं ताऊ की रैली में। बोले ताऊ की रैली में मत जाओ, हमारी सरकार गिर जाएगी। तो सरकार बचाना है तो मंडल लागू करो। तो सरकार बचाने के लिए बीपी सिंह ने मंडल लागू किया, मसीहा थे इसलिए नहीं लागू किया।
और केवल एक सिफारिश लागू किया, वो भी मंडल की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मण खींच कर ले गए। और मधुलिमीय नाम के जो समाजवादी ब्राह्मण थे, उन्होंने क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया सुप्रीम कोर्ट में। 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण दिया गया और 27% में भी क्रीमी लेयर लगा दिया। क्रीमी लेयर का मतलब है जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, क्योंकि वो खा नहीं सकता। दिखाने वाले को भी पता है खा नहीं सकता, तो दिखाता है लो भाई चना खा लो। और जो खाने वाला है जिसके पास दांत है उसको कहता तुम्हारे लिए चना नहीं है। तो जो ओबीसी का आदमी महंगी एजुकेशन में अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, उसको कहा तुम्हारे लिए रिजर्वेशन नहीं है, तुमको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा क्योंकि तुम क्रीमी लेयर में आते हो। उस समय 1 लाख की इनकम निर्धारित की गई कि जिसकी इनकम 1 लाख रुपए सालाना है उसको रिजर्वेशन का लाभ उस समय नहीं मिलेगा, और जिसकी इनकम 1 लाख से कम है